वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। वार सिचुएशन के हवाले से सुबह की सोच में हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब ने, दिफाई तज़किया नगार हैं। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी चौंका देने वाली बात की कि हम 10 दिन के लिए तो इंडिया के साथ जंग कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं वो हमारे पास इंडिया के बराबर है। अगर 10 दिन के बाद जंग हुई तो हम फिर न्यूक्लियर जंग की तरफ चले जाएंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर तो ऑल आउट वॉर हो तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल एयर मार्शल साहब ने सही बात की है, लेकिन चूंकि जब न्यूक्लियर ताकतें हों तो लिमिटेड वॉर होती है, ऑल आउट नहीं होती। ऑल आउट का मतलब है कि तमाम बॉर्डर के ऊपर हर जगह झड़पें हो रही हों, तमाम फौज डिप्लॉयड हो, हर जगह आपको एमुनिशन की ज़रूरत हो, हर जगह आपको पेट्रोल की ज़रूरत हो, देन इज राइट। बल्कि 10 दिन शायद उन्होंने कुछ कम कहा है। हमारा अभी वॉर स्टेमिना ऐसा ऐसा बिल्ड करके हमने ज़्यादा कर लिया है। मैं वो फिगर देना नहीं चाहता क्योंकि वो इतना इतना आम उस पर बात करनी नहीं चाहिए। बहरहाल वो 10 रोज से बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर लिमिटेड वॉर हो तो फिर तो ये आप यूं समझे कि जितना देर मर्जी लड़ाई कर ले, लेकिन बात ये नहीं होती। जो न्यूक्लियर पावर्स होती है उनके दरमियान लंबी जंग होने का इम्कान बहुत कम होता है। उसकी वजह यह है कि स्विफ्ट, आपने देखा 2-3 दफा जब हमारा आमना सामना हुआ है तो शॉर्ट स्विफ्ट एक्शन होते हैं ताकि वो जंग में ज्यादा खुब ना जाए। जंग का ये मसला होता है कि आप इसकी डायनेमिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है कहीं पर कोई पेशकदमी शुरू हो जाए, कहीं पर कोई सेंसिटिव जगह पर कोई हिट हो जाए, तो इट इज ऑलवेज शॉर्ट एंड क्रिस्प, जैसे कि अभी भी हुई है और पहले भी हुई थी। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हम सिर्फ 10 दिन के लिए लड़ सकते हैं और उसके बाद हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। सर, तो आप क्या समझते हैं अब इसका हल क्या है? क्योंकि मसला ये है ना कि हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि इंडिया इस तरह का कोई एडवेंचर कर देता है। अब अगर पाकिस्तान जवाब दे तो एक्सलेशन की तरफ मामला जाता है, मोहतात रहे तो फिर इसको कमजोरी समझा जाएगा। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखें, मसला तो एक ही है जिसकी वजह से बार बार ये मामला हो रहा है, और वो है रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर। और अब उन्होंने इसको और भी सीरियस कर दिया है, ये कह करके हम पानी बंद करेंगे, जो कि कश्मीरी से ज्यादातर आता है। तो ये मसला भी दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो बायलैटरली हमसे हल नहीं हो पाया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत मसरूफ है इस वक्त, वरना उनको कहते हैं कि भी आप इसको, क्योंकि इस वक्त तो इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई थी कि इसमें आ सकते थे मुल्क और इसको रिजॉल्व कर सकते थे, करना चाहिए उनको। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में कुछ देर के लिए ऐसा माहौल चलेगा जिसमें ना कोई रूल है, ना कोई इखलाकी इक़दार होंगे। तो आपको जो कुछ करना होगा अपने जोर बाजू से करना होगा। और मैं आपको एक दो फैक्टर्स बता देता हूँ जो हमारे हक में है। पहली बात यह है कि कश्मीर जो है, अब ट्राइलेटरल मसला नहीं है कि कश्मीरी, इंडियंस और पाकिस्तान, ये क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल। चौथा बहुत बड़ा फरीक चाइना इसमें शामिल हो गया। so और अब हमें चाहिए कि चाइना के साथ मिलकर ऐसी हिकमत अमली बनाए कि इतना प्रेशर डालें हिंदुस्तान के ऊपर कि इस मसले के हल की तरफ जाएं, और ये अब मुमकिन है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हुआ, अभी आपने देखा कि बहाना बना के ये जो अभी इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया था जी, ये इंडस बॉर्डर ट्रीटी तो इन्होंने की सस्पेंड, कश्मीरियों पे जुल्म सितम के पहाड़ दोबारा ढाने शुरू कर दिए। जिसका ये मतलब है कि जो हमें ये इंप्रेशन दे रहे थे कि हमने सारा कुछ गुडी गुडी हो गया, कंट्रोल कर लिया, वो गलत है। तो अगर पाकिस्तानी अफवाज यहाँ से पेशकदमी करती हैं तो आप बताइए कि कश्मीरी किसका साथ देंगे? जवाब आप बेशक ना मुझे दें। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे हक में। तीसरी बात ये है कि इंडियन पंजाब से कश्मीर में 2-3 रास्ते जाते हैं, बाकी वो पहाड़ी सिलसिला है। एक रास्ता तो बिल्कुल हमारे करीब है, हम चंद घंटों में उस पर कब्जा कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, और बाकी 2 रास्तों पे हम कई और तरीके से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये तमाम फौज हिंदुस्तान की जो कश्मीर में मौजूद है ऐसे बंद हो जाएगी जैसे बोतल में कोई जिन बंद हो जाता है। अच्छा। और वहां से कश्मीरी उनकी खबर लेंगे, यहाँ से हम उनकी खबर लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई, इसका इलाज ये जो मैंने इशारा किया है, इसके अलावा और कोई नहीं है मेरी नजर में। अच्छा लोधी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कंसर्न जरूर हैं कि अगर भारत के हमले का जवाब ना दिया गया तो वो फिर गजा समझ के जब चाहेगा, जिस तरह चाहेगा मिसाइल दागेगा। सो हमले का जवाब भी देना चाहिए। और क्या आप समझते हैं कि हमले का जवाब अगले 24 से 48 घंटों में पाक आर्मी या फिर फोर्सेस दे सकती हैं? जी देखें, दे सकने का जहां तक सवाल है उसमें तो हमारी इस्तादाद है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं।
لیکن اس میں ایک دو باتیں میں ایسے کہوں گا، شاید آپ نوجوان ہیں، آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جی جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا دفاع کیا، اس میں جو ہم نے جواب دیا وہ اتنا سکہ بند اور اتنا افیکٹو اور اتنا زیادہ ہے، اور پوری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اب تو ان کے اپنے لوگوں نے کنفرم کر دیا ہر چیز جو آپ نے کی تھی. تو ہمارا بیانیہ سچ پر مبنی تھا، سچ پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ نقصان ہوا. البتہ انہوں نے ایک دو کام ایسے کی جو نہیں کرنے چاہیے تھے، جیسے سیولینز کو ہٹ کیا اور جو ڈیم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، ہٹ کر بھی دیا. تو جب نیوکلیر پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک درمیان میں چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فائر بریک. کہ آپ بریک دیتے ہیں تاکہ دوسرا فریق ذرا سوچ سمجھ لے کہ بھئی کیا کرنا ہے. ابھی مثال کے طور پہ اب آپ کو پتا دونوں این ایس اے نے آپس میں بات بھی کی ہے. بالکل. وہ کیا بات کر رہے ہوں گے وہ میں آپ کو اندازاً بتا دیتا ہوں. وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ آپ تو اگر یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور بی آر اے وغیرہ معاملے جو آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں بلوچستان میں اور اپنے کے پی کے میں، داعش وغیرہ کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اگر تو آپ اس سے باز آتے ہیں تو ہم شاید یہ جو ہمارے پاس حق ہے اس کو استعمال نہ کریں. لیکن اگر آپ باز نہیں آتے تو ہمارا یہ حق موجود ہے، اب جب مرضی استعمال کریں، وقت بھی ہمارا یہ حق ہے، ہم جب مرضی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اور جس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ دیا. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.